इस ट्यूटोरियल में हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे जो ये कहती है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं M एंड N और ये इनका एक ट्रांसवर्सल है से L जो इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं से एंगल 1 एंड एंगल 2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड अगर मैं ये एंगल लूँ से एंगल 3 और इसको मैं बोल दूँ एंगल 4, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो अगर आपको नहीं पता तो हम क्विकली एक बार कवर कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल क्या होता है? नाउ कंसिडर मेरे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस हों, राइट? और उनको एक और स्ट्रेट लाइन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन M है, ये लाइन N है और ये है L। तो L को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ M एंड N। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो ये जो एंगल जब ट्रांसवर्सल इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे ये जो दो एंगल्स बनते हैं जो इन दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं, राइट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो इनसाइड बनते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट मतलब एक इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ बना और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ बना, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ बना और दूसरा इस तरफ बना। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जस्ट इन केस आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये जैसे दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेगा अगर आप इसको इस तरह Z की शेप में ड्रॉ करें तो ये जो Z का इंटरनल एंगल यहाँ पे और एक इंटरनल एंगल यहाँ पे बनता है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं इसको S शेप में ड्रॉ करूं तो ये S का ये इंटरनल एंगल और ये इंटरनल एंगल ये आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यानी कि मैंने इसको बोला है नंबर 1 और इसको बोला है नंबर 2 और मैंने इसको बोला है नंबर 3 और इसको बोला है नंबर 4। लेट्स नाउ सॉल्व इट। तो चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब लेट्स ड्रॉ वन मोर एंगल ओवर हेयर और इसको हम बोल देते हैं से एंगल नंबर 5, ठीक है? अब अगर मैं ये प्रूव करूं कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और एंगल 2 भी एंगल 5 के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब ये कैसे प्रूव होगा? नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है उसका जरूर देख लीजिए। नाउ एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अब ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या होता है? नाउ एक्सियम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू है लेकिन उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, द प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं कि जैसे ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल्स सिमिलर साइड पे बनेंगे इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? जैसे ये दोनों एंगल्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको कंसिडर करूं तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। इसी तरह से ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों तब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अब इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 5 इसके बराबर, एंगल 5 इसके बराबर, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हैंस प्रूव्ड।
नाउ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर मैं ये केस यहाँ पे ले लूँ एंगल 3 और एंगल 4, और यहाँ इस एंगल को मैं एंगल 6 बना दूँ, तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 6 एंगल 3 के बराबर, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर, तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले किया था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई? बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Angle 4 is also is equal to angle 6. Why? Because of corresponding angles axiom. So let's call it number 3. Let's call it number 4. Now from 3 and 4, angle 3 is equal to angle 4. ये भी angle 6 के बराबर, ये भी angle 6 के बराबर, तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, हेंस प्रूव्ड। अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है ये समझना भी जरूरी है। अगर मैं ये लिखता हूँ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो अलग अलग एंगल्स हैं। जैसे ये है एक एंगल से एंगल 1, और एक एंगल से यहाँ पे है इस तरह से एंगल 2, और ये 40 डिग्री है और ये भी कितना है 40 डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2। यानी कि ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, और ये दोनों डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेम ही एंगल हो, इनका मेजर सेम होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली इसको क्विकली लिखने में ऐसे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो दिस इज फाइन, हम नॉर्मली ऐसा लिख देते हैं लिखते हुए, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। So that was it from this video. Keep watching Mathemafia.